हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रयास है जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमने कल राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 की शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने इसका चौथा पार्ट औद्योगिक विकास से शुरुआत की थी, जिसका एक पार्ट हमने सामान्य जानकारी के रूप में कल देख लिया था और आज हम उसे कंटिन्यू करते हुए दूसरे पार्ट में देखेंगे। हमने जो कल सामान्य रूप से इसकी चर्चा की थी और इसकी सामान्य जानकारी के बारे में देखा था कि किस प्रकार इसका राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान है। साथ ही इसके जो उप क्षेत्र थे, खनन, उत्खनन, निर्माण, विनिर्माण, साथ ही विद्युत एवं गैस जलापूर्ति एवं अन्य सभी का योगदान देखा था, उसमें इनका प्रतिशत देखा था और उसी के साथ इसकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखी थी। तो उसके बाद आज हम आगे की ओर शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की जो स्थापना की गई थी राजस्थान में वो 1949 में की गई थी। साथ ही जो आज इसे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नाम से जाना जाता है। इसे शुरुआत में ओनली उद्योग विभाग के नाम से स्थापित किया गया था और इसका ये नाम परिवर्तन किया गया, ये 19 अगस्त 2019 को किया गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखें तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने उद्यमियों को बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए, कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग जिलों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र बनाए। साथ ही कुछ स्थानों पे जो उप केंद्र हैं वो बनाए हैं। तो देखिए, उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए 36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र एवं 8 उप केंद्र बनाए हैं। तो ये जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उसमें पुराने जिलों के अकॉर्डिंग दिया गया है। हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें देखा था कि एक जिला एक उत्पाद था, एक जिला एक उत्पाद। उसमें हमारे जो वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हैं उनके अनुसार जारी किया गया था, लेकिन जो जिला उद्योग केंद्र है ये अभी हमारे यहाँ 33 जिलों में के अनुसार ही दिए गए, क्योंकि अभी जो नए जिले हैं वहां स्थापित नहीं किए गए हैं, क्योंकि इनमें अभी समय लगेगा। अभी ये चीजें बहुत मतलब व्यवस्थित रूप में शुरुआत होने में वक्त लगेगा। तो देखिए, 36 जिला उद्योग केंद्र हैं जो 33 जिलों के अनुसार है। तो जब 33 जिलों के अनुसार 36 जिला उद्योग केंद्र हैं तो 3 कहीं और भी स्थित होंगे। तो देखिए, जो 3 अतिरिक्त जो उद्योग केंद्र है वो एक तो है जयपुर में, जयपुर, एक है अलवर में और एक है जोधपुर में, जोधपुर में। इनके पीछे कारण तो हम देखें तो जयपुर में जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, तो मतलब जो लघु उद्योग है उनकी संख्या सर्वाधिक कहाँ है, हमारे जयपुर में। तो उसे यहाँ डिवाइड करने के लिए 2 उद्योग केंद्र स्थापित है। वहीं हम बात करें तो अलवर जिले में जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनकी स्थापना सर्वाधिक कहाँ हो रखी है, अलवर में। तो अलवर में 2 जिला उद्योग केंद्र है। वहीं जोधपुर का विस्तार, या हम बात करें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए यहाँ 2 जिला उद्योग स्थापित किए गए। साथ ही बात कर रहे हैं तो 36 जिला उद्योग केंद्रों के साथ 8 उप केंद्र भी कार्यरत हैं। तो जो केंद्रों में हम देखें तो 8 उपकेंद्र, 8 उपकेंद्र, 8 उपकेंद्रों में एक तो है ब्यावर, दूसरा बालोतरा, तीसरा है आबू रोड, चौथा है फालना है जो पाली वाला। उसके बाद 5वां है हमारा किशनगढ़ अजमेर, और 6ठा सुजानगढ़। 7वां है हमारा नीम राणा और 8वां है हमारा मकराना। ये हमारे 8 जिला उपकेंद्र हैं। ये 8 उप केंद्र है, उद्योग उपकेंद्र। तो इसे सिंपल सा याद कर सकते हैं, ब्यावर में सर्वाधिक जो मतलब उद्योग केंद्र है वो बहुत है। बालोतरा की बात करें तो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि हम जब राजस्थान ज्योग्राफी में लूनी नदी पढ़ते हैं
तो लूनी नदी के बारे में देखते हैं कि लूनी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और उसके पीछे का कारण है कि यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र है उनका यहाँ पानी ज्यादातर प्रदूषित जल है वो इसमें मिल जाता है, जिसके कारण ये प्रदूषित हो जाती है। तो यहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसके लिए यहाँ उप केंद्र की स्थापना की गई है। एक आबू रोड, एक फालना, जो फालना पाली है वो, उसके बाद किशनगढ़ अजमेर, यहाँ डंपिंग यार्ड भी बने हुए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। उसके साथ सुजानगढ़, एक नीमराना, ये याद रखना है, गढ़ गढ़, सुजानगढ़ किशनगढ़, सुजानगढ़ किशनगढ़, सुजानगढ़ किशनगढ़। उसी के साथ नीमराना मकराना, नीमराना मकराना, नीमराना मकराना। तो ये 8 उपकेंद्र हैं। उसी के साथ हमने जो जिला केंद्र देखे थे, 36 जिला उद्योग केंद्र, उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जो देखे थे, उसमें हमने 3 जिले कौन कौन से देखे थे एक्स्ट्रा। तो एक तो जयपुर के लिए कि जयपुर में छोटी इंडस्ट्रीज ज्यादा है। दूसरा हमने देखा था अलवर के लिए, तो अलवर में बड़ी इंडस्ट्रीज ज्यादा है। और सबसे अलग एक तीसरा देखा था जोधपुर, तो जोधपुर का एरिया ज्यादा है। तो ये 3 अतिरिक्त जिला उद्योग केंद्र है। उसके साथ ही हम देखें तो ये जो जिला उद्योग केंद्र थे, ये जिला उद्योग केंद्र की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी जो एक कार्यक्रम चला था, जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम, जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम। ये जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम 1978 के तहत इनकी स्थापना की गई थी। वहीं ये जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम है, ये भारत की जो औद्योगिक नीति है, वो 3rd औद्योगिक नीति 1977 के तहत इनकी स्थापना की गई थी। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि 36 जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र एवं 8 उपकेंद्र कार्यरत है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो उद्यमियों की, जो उद्योगपति हैं उनकी उद्यमियों की सुविधा हेतु सभी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों में MSME निवेशक सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। उसके साथ राज्य में आने वाले निवेश को प्रोत्साहन के लिए उद्यमों की स्थापना में कठिनाइयों को निराकरण के लिए राज्य स्तर पर एक मुख्य सचिव व जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के सानिध्य में या अध्यक्षता में विवाद एवं निवारण तंत्र के रूप में एक समिति का गठन किया गया है। तो याद रखना है कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो कि उद्योगों से संबंधित कोई भी विवाद एवं निवारण के लिए समिति कार्य करेगी। साथ ही राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के भुगतान निस्तारण हेतु 14 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुरक्षा परिषदों का गठन किया गया है। ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में शक्तियों के तहत अधिनियमित है या स्थापित है। ये शुरुआत में 10 थी, उन्हें बाद में संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई, 14। विभिन्न कार्यक्रम योजना उपलब्धियां कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए या उन्हें विकसित करने के लिए समय समय पे अनेक योजनाएं चलाई, और उन योजनाओं को हम एक एक करके देखते हैं। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे इन योजनाओं से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की गई थी अगस्त 2008 में। अगस्त 2008 में इसकी शुरुआत भारत के, हम बात करें तो खादी एवं जो ग्रामोद्योग बोर्ड है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मुंबई द्वारा इसे शुरुआत की गई। वहीं राजस्थान में इसकी बात करें तो राजस्थान में जो योजना संचालित है, राजस्थान में जो योजना संचालित है, ये योजना खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान द्वारा
संचालित है। इसके द्वारा यहाँ के जो उद्यमी है उन्हें ऋण देना या यहाँ के जो ये कार्यक्रम है उसके अंतर्गत इन्हें रोजगार देना, यहाँ सुविधा प्रदान करना इसका कार्य है। उसी के साथ देखें तो इसका उद्देश्य है वो देखें तो राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को आप यहाँ पे बढ़ावा देना है। उसमें 2023-24 में इसके तहत 951 इकाइयों को बैंक से ऋण दिया जा चुका है। उसके बाद दूसरी योजना देखें तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना है, इसकी शुरुआत की गई 11 अक्टूबर 2022 से। कब से की गई? 11 अक्टूबर 2022 से। कब से? 11 अक्टूबर 2022 से। इसमें जो आवेदक है उस आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्रता व्यक्ति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? तो याद रखना है अधिकतम आयु 45 वर्ष। ठीक है। उसी के साथ देखें तो 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन, जो 15 लाख तक का वो वाहन खरीदता है उस पे 10% या 60,000 जो भी कम हो उसका अनुदान राज्य सरकार या समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा इसे दिया जाएगा। तो इसके लिए राज्य सरकार ने 2-3 वाहन कंपनियों को हायर किया है, जैसे अशोका लीलैंड हो गया, टाटा हो गया, और भी बहुत सारी 2-3 कंपनियां हैं तो उन्हें हायर किया है। याद रखना है कि 15 लाख तक का है और उस पे 10% या 60,000 तक इसे दिया जाएगा। ठीक। उसके बाद दूसरी देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। तो ये योजना है, ये जो SC/ST वर्ग है उन लोगों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना है जिसकी शुरुआत 8 सितंबर 2022 से की गई। कब से? 8 सितंबर 2022 से की गई। इस योजना में जो गैर कृषि क्षेत्र है, जो गैर कृषि है, कृषि के क्षेत्र नहीं है, जैसे विनिर्माण सेवा एवं व्यापार में जो SC/ST की भागीदारी बढ़ाने के लिए देख लीजिए एरर है, तो बढ़ाने हेतु इसे शुरुआत की गई और उन्हें कुछ ब्याज में या ऋण में अनुदान दिया जा रहा है। इसमें ब्याज और ऋण में अनुदान दिया जाएगा। तो देखिए इसमें जो ऋण दिया जाएगा उसमें 25 लाख रुपए तक तो 9% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। वहीं 25 लाख से 5 करोड़ के बीच अगर ब्याज मिलता है तो 7% अनुदान दिया जाएगा, और 5 से 10 करोड़ के बीच अगर ब्याज ऋण लेता है तो 6% ब्याज में अनुदान दिया जाएगा। हमने एक योजना और पढ़ी थी, मुख्यमंत्री उद्यम योजना, तो उसमें हमने देखा था कि जो ये सेम था, बस वो ये है कि ये SC/ST वर्ग के लिए है और सामान्य सभी के लिए था। उसमें भी सेम राशि थी, 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़। यहाँ पे जो ब्याज के रूप में दिया जा रहा है 9%, 7% और 6% है, वहां पे 8%, 6% और 5% है। मतलब इसमें अनुदान है वो 1% अधिक दिया जा रहा है। साथ ही देखिए जो अनुदान राशि है वो लागत का 25% हो या 25 लाख जो भी कम है वो दिया जाएगा। देखिए आप कई बार हम मार्केट में देखते हैं कोई प्रोडक्ट आता है और उसमें अप टू और फ्लैट 2 प्रकार की छूटें देखने को मिलती है। तो अप टू और फ्लैट छूट में यहां भी आप उस नियम को याद रखें, स्टार लगा के जो शर्तें हैं वो यहां भी देखी जाए। आप सीधा सीधा क्या देखते हैं कि जैसे एक तो ये योजना है कि आपको 15 लाख का वाहन लेना है और उसमें जो अनुदान दिया जाएगा सरकार द्वारा कि 10% दे दिया जाएगा। अब 15 लाख का सीधा सीधा 10% कितना हो जाता है? 1.5 लाख रुपए। आदमी सीधा 13.5 लाख लेके कंपनी में चला जाए। अब 13.5 लाख वो कंपनी में लेके जा रहा है, लेकिन कंपनी से जब वो वाहन ले रहा है तो उसे कंपनी वाला बोलेगा कि भाई 13.5 लाख नहीं, हमें पैसे चाहिए 14.40, मतलब 14,40,000। तो तुम पूछोगे भाई ऐसा क्यों?
क्योंकि योजना में तो 10% की छूट दी गई है, तो बोलेगा कि भाई वहीं तक क्यों पड़ा था, थोड़ा आगे भी बढ़ जाता। तो क्या है आगे कि यहाँ अधिकतम क्या दिया जाएगा, 60,000 की छूट दी जाएगी। क्या दी जाएगी, 60,000 तक की ही छूट दी जाएगी। 10% या 60,000 जो भी कम है वो दिया जाएगा। उसी के साथ इसमें भी यही है कि अनुदान की राशि है वो या तो 25% हो या 25 लाख तक, जो भी कम हो। अब किसी ने मान लो 10 करोड़ का लोन ले लिया और 10 करोड़ के लोन में उसे सीधा सीधा 6% दिया गया। अब 10 करोड़ का 6% कितना हो गया, तो 10 करोड़ का 6% सीधा सीधा 60 लाख रुपए हो गया। इस 60 लाख में जब देखा गया तो उसे छूट 60 लाख की नहीं दी जाएगी, उसे दी जाएगी सिर्फ 25 लाख रुपए की। कितनी दी जाएगी, 25 लाख की। तो ये दो चीजें हमें विशेष तौर पे याद रखनी है कि 10% या 60,000 रुपए अधिकतम है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, सत्यम असत्य कथन के रूप में ये पूछा जाता है, और यहाँ पे भी 25% और 25 लाख रुपए के रूप में पूछा जाता है। ये हमें याद रखना है। अब सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि सर इतनी चीजें याद कैसे की जाए, तो भैया याद तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, कुछ चीजें हमें याद करनी ही पड़ेंगी। जैसे हम जिस चीज से आज तक आपने देखा होगा कि हम जिस चीज से पीछा छुड़ाते आते हैं वही चीज हमें आगे आके मिलती है। जैसे कई बार देखें तो 10th क्लास में मैथ छोड़ के आर्ट्स ली जाती है, किस लिए कि मैथ से पीछा छूटेगा, साइंस से पीछा छूटेगा। कई साइंस वाले इसलिए साइंस मैथ लेते हैं जिनकी अच्छी होती है, ताकि उन्हें जीके बोरिंग लगता है कि उससे पीछा छूटेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यही चीजें आगे आके हमें आरएएस की तैयारी करें या किसी और चीज कंपटीशन एग्जाम की, तो उन्हें दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो याद तो हमें करना पड़ेगा। कोई भी चीज है अगर वहीं से हम करके आते हैं तो हमें यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ भी याद तो करनी पड़ेगी। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद करना ही पड़ेगा। तो आगे देखें दूसरी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये योजना है वो 19 मई 2023 को, कब, 19 मई 2023 को अधिसूचित की गई। 19 मई 2023 को मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 19 मई 2023 को अधिसूचित की गई। इसे अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक लागू किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का विस्तार कब तक किया गया, तो उसका विस्तार 31 जुलाई 2024 तक किया गया है। उसी के साथ इसकी जो पात्रता है, इसकी पात्रता है वह न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवा जो 18 से 35 वर्ष हैं, वो स्वयं के उद्यम प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए योजना है। उसमें देखें तो ये विनिर्माण सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए, विनिर्माण सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए इसमें बैंक के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाएगा वही है 25 लाख तक 8% और 25 लाख से 1 करोड़ तक 6%। वहीं 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान, ये 5% तक जो ब्याज अनुदान है, इसका मतलब है कि जिस दिन से ये 5 वर्ष का टाइम काउंट, जिस दिन आपको राशि दी जाएगी ऋण के रूप में, उस दिन से काउंट होगा। जिस दिन से आपको राशि दी जाएगी उस दिन से 5 वर्ष काउंट होगा। साथ ही ब्याज अनुदान के अतिरिक्त योजना में जो पुरुष हैं उन्हें 10%, वे जो महिलाएं उन्हें 15% की एक मुफ्त मार्जिन मनी अनुदान भी 5 लाख तक दे होगी। मतलब अधिकतम ये 5 लाख तक ही दे होगी। आगे देखें तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 रिप्स 2022, ये एग्जाम में आजकल सीधा सीधा पूछा जाता है कि रिप्स 2022, याद रखना है कि रिप्स के नाम से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं दिया जाता है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ठीक है, उसी के साथ देखें तो रिप्स है, ये नवीनतम है, ये 7 अक्टूबर 2022 से, कब से, 7 अक्टूबर 2022 से। वहीं इसके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को देखें तो विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र का 15% वार्षिक दर से विकास। क्या है, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र का
15% वार्षिक दर से विकास। उसके बाद संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास। ये याद रखने कुछ की है, ये कीवर्ड हमें याद रखने हैं। ये सीधे सीधे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना से संबंधित नहीं है या असत्य है। तो देखिए, तो सबसे पहले विनिर्माण सेवा क्षेत्र में कितने परसेंट, 15% वार्षिक दर से विकास। वहीं संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास, संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास। वहीं वर्ष 2027 तक 10 लाख रोजगार सृजन। ये पूछ सकता है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, उसके अंतर्गत वर्ष 2027 तक अधिकतम कितने रोजगार देने की बात की गई है, तो 10 लाख रोजगार सृजित करने की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है। वहीं हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि को भी प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की भी बात की गई है। तो ये याद रखने, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण, साथ ही पर्यावरण संरक्षण से भी प्रोत्साहित करने की भी बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखने। उसके बाद जो इसके प्रावधान किए गए हैं, उस उद्देश्य के साथ इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। उन प्रावधानों को देखें तो 8 प्राथमिक क्षेत्र होंगे इनमें, उनमें कस्टमाइज परिलाभ दिया जाएगा। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो विनिर्माण सेवा, सनराइज क्षेत्र, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक पार्क, भंडारण, तापमान नियंत्रण आदि। वहीं इसमें और भी अक्षय ऊर्जा, अनुसंधान विकास एवं परीक्षण प्रयोगशाला। उसमें दूसरा, एमएसएमई के लिए अन्य परिलाभों के अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जो अन्य परिदान है उसके अतिरिक्त और भी ब्याज दिया जाएगा। 50 करोड़ से अधिक निवेश पर प्रोत्साहन पैकेज। अगर कोई 50 करोड़ से अधिक इसमें निवेश करता है तो उसे प्रोत्साहन के रूप में अलग से और राशि दी जाएगी। इसमें कुछ छूट भी दी जाएंगी, जैसे विद्युत शुल्क है उस पर छूट दी जाएगी, मंडी शुल्क, भूमि कर, इनमें 7 वर्षों के लिए 100% छूट दे दी जाएगी। मतलब आपका जो मंडी शुल्क है या भूमि कर या विद्युत शुल्क है, ये 7 वर्ष तक बिल्कुल फ्री रहेगा। उसी के साथ स्टाम्प ड्यूटी का रूपांतरण में 75% की छूट दी जाएगी। वहीं 25% इसका पुनर्भरण बाद में कर दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि 7 वर्षों तक जो आपका स्टेट जीएसटी, SGST लगता है, उसका 75% आपको पुनर्भरण किया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। साथ ही आगे तो दूसरी योजना है इंपॉर्टेंट कि औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर। जो औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर है वो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस फंस जाते हैं यहाँ से कि किस के अंतर्गत जिला एवं पंचायत शिविर में शिविरों का आयोजन किया जाएगा, तो औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर के अंतर्गत। वहीं आगे तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR, जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है CSR, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो कहीं ना कहीं सुना होगा। तो क्या है, तो कंपनी अधिनियम, जो कंपनी अधिनियम है 2013, उसकी धारा 135 के अंतर्गत ये सम्मिलित है। और उसके अंतर्गत कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ कानून है, इसके आधार पर इसका निर्माण किया गया है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR का। ठीक है, तो याद रखना है कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा है, 135। कौन सी धारा है, 135, धारा 135। जो इसके उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है इसको लाने का, जो इसका उद्देश्य है सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना। इसमें क्या होगा कि सामाजिक कार्य होंगे जितने भी, उनमें कुछ कंपनियां अपने लाभ का कुछ हिस्सा खर्च करेंगी और सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देंगी। तो आइए देखते हैं कौन से, वो कौन सी कंपनी है जो इसमें पैसे डोनेट कर सकती है। तो देखिए, कुल संपत्ति, उसकी जो कुल संपत्ति है वो होगी 500 करोड़ या अधिक। मतलब उसकी जो कुल संपत्ति है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़। इसका मतलब है कि जैसे हमारे प्रयास एजुअब है, इस प्रयास एजुअब की जो टोटल संपत्ति है, जैसे बिल्डिंग हो गया या अदर इसके जो भी मतलब इसके नाम से रजिस्टर्ड है, उनका टोटल मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए, 500 करोड़ से अधिक, 500 करोड़ से अधिक। तो ये CSR वाली कंपनी में शामिल हो सकती है। उसके साथ जो इसका टर्नओवर है,
प्रति वर्ष, तो इसका टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या इससे अधिक होना चाहिए। मतलब इसका जो मार्केट में टर्नओवर है, लेन देन जितनी भी, वो टोटल कितनी होनी चाहिए प्रति वर्ष, 1000 करोड़ रुपए। उसके बाद जो इसका शुद्ध लाभ है, तो शुद्ध लाभ है मतलब सब पैसे काट के जितने भी पैसे हैं, जैसे मार्केट का पैसा, यहाँ के एम्प्लॉयज को सैलरी, अदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, बिल्डिंग रेंट या सब कुछ मिला के, तो उसका टोटल लास्ट में कितना बचना चाहिए, 5 करोड़ या अधिक। तो ये कंपनी फिर किस में आ जाएगी, CSR में। किस में आ जाएगी, CSR में। तो विगत 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का औसत 2%, जो शुद्ध लाभ है 3 वर्षों का, उसका 2% इसे सामाजिक कार्यों के लिए दान देना पड़ेगा या डोनेट करना पड़ेगा। वो कौन से सामाजिक कार्य है, तो देखिए वो सामाजिक कार्य है अनुसूची 7 में वर्णित गतिविधियों पे व्यय का प्रावधान। ये अनुसूची 7 कौन सी है, तो ये हमारे जो संविधान है, हमारा संविधान है, उसमें अनुसूचियां दी गई है 12, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और उन अनुसूचियों में 7वीं जो अनुसूची है उसमें हम सूचियों के बारे में पढ़ते हैं। जो सूचियां हैं जैसे कौन कौन सी, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इनमें जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व या सामाजिक कार्य से संबंधित जितने भी गतिविधियां हैं, उसमें इस पैसे को, जो 2% पैसा है 3 वर्ष के शुद्ध लाभ का, उसे उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे सीधा सीधा हम देखें तो कई बार आप देखते होंगे कि हम रोड पे चलते हैं, तो रोड पे आप देखते होंगे कि ये कुछ जैसे बैठने के लिए चेयर, या कहते हैं कि वो मेज सी बिछी होती है, उनके ऊपर लिखा होता है कि उस कंपनी द्वारा सप्रेम बेट। या बड़ी बड़े जो मंदिरों में जाते हैं, वहां आप कूलर, पंखे या अदर बहुत सारी जो बड़ी बड़ी मशीनरी देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि इस कंपनी द्वारा सप्रेम बेट। या आप कहीं ये अपने जो बच्चों के जो स्पेशल बच्चों के आश्रम होते हैं, या हम कहें कि जो वृद्ध आश्रम होते हैं, यहाँ जाते हैं और वहां भी देखते हैं कि ये कंपनी द्वारा ये बेट, इस कंपनी द्वारा ये बेट। या बहुत सारी कंपनियां मुफ्त भोजन चलाती हैं, भाई मुफ्त भोजन करवाती है लोगों को, तो वो सब CSR वाली कंपनियां मोस्टली होती हैं, और वो अपना पैसा यहाँ सामाजिक कार्य में जो 3 वर्षों का है वो 2% अनुसूचित क्षेत्रों में इन कार्यों में व्यय करती है। तो ठीक है, CSR जो प्राधिकरण है ये 5 नवंबर 2019 को, कब, 5 नवंबर 2019 को स्थापित किया गया। ठीक, तो आज हमने देखा। उसके बाद हम आगे देखें तो ये आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल का भी क्वेश्चन था जिसका आपने जवाब कमेंट सेक्शन में दिया होगा। तो देखें, तो आज वाला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो डॉक्टर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कल था एक आज है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जो अधिकतम ऋण है वो कितना दिया जा सकता है। तो हमने देखी थी अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, उसमें जो ऋण की जो सीमा है वो अधिकतम कितनी है। ठीक है, वो आपको बतानी है, ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसी के साथ हम कल वाला क्वेश्चन देखें। तो हमने कल क्वेश्चन देखा था और इसकी बात हुई थी कि आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आज, कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना था। हमें 4 कथन दिए हुए हैं और उसके आधार पे हमें सत्य कथनों का चयन करना था। तो देखिए, उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2023-24 के लिए जो स्थिर 2011-12 मूल्यों पे 12.43% की वृद्धि देखी गई। कितनी? 12.43% की वृद्धि देखी गई। तो बिल्कुल 12.43% की वृद्धि देखी गई थी। कल हमने देखा था जो स्थिर मूल्य था, स्थिर मूल्य 2011-12 उस पे वृद्धि थी, वो 12.43% की दर्ज की गई थी। कितनी की गई थी? 12.43% की गई थी। और जो प्रचलित कीमत थी, जो प्रचलित कीमत थी उसमें 15.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बिल्कुल, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखें तो उद्योग क्षेत्र का स्थिर 2011-12 मूल्यों पे सकल राज्य मूल्यवर्धन 2022-23 में
2.33 लाख करोड़ हो गया, जो कि इस अवधि में वार्षिक 4.57 की प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। तो देखिए हमने कल बात की थी, तो प्रचलित कीमत पे जो मूल्य था वो 2.33 लाख करोड़ था, 2.33 लाख करोड़। और जो स्थिर कीमत जो स्थिर कीमत था उस पर 2.33 लाख करोड़, और जो प्रचलित कीमत उस पर 4.03 लाख करोड़ था, मतलब 4.03 लाख करोड़ था। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और इसमें जो वार्षिक वृद्धि थी वो 4.57% की दर्ज की गई, तो बिल्कुल ये 4.57 की दर्ज की गई थी। और 2000 ये प्रचलित कीमत पे 9.45 की दर्ज की गई थी। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा। इसके बाद तीसरा देखें तो उद्योग क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पे सकल राज्य मूल्यवर्धन जो वार्षिक 2023-24 में 4.3 लाख करोड़ था, अभी बात की थी कि 4.3 लाख करोड़, इस अवधि में जो वार्षिक वृद्धि 9.45% की दर्ज की गई। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो ये तीनों कथन सही है। उसके बाद चौथा देखें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर स्थिर मूल्यों से क्रमशः 28.38% और 29.74% देखा गया। तो देखिए जो ये था ये 29.84% था, जो हमारा स्थिर मूल्यों पे था ये 29.84 दर्ज किया गया, और इसे 28.21 दर्ज किया गया। कितना? 28.21% दर्ज किया गया था। तो ये कथन हमारा गलत होता है। तो इस आधार पे पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ हम देखें तो दूसरे कल के बारे में, कल हमने इसके बारे में बात की थी कि राजस्थान में उद्योग क्षेत्र, इस उद्योग क्षेत्र में तो जीएसडीपी में योगदान था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उसे फटाफट से 1 मिनट का हम क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं। तो मूल्य इसका कितना था? 2.33 लाख करोड़ की बात की थी हमने स्थिर कीमतों पे 2011-12 के अनुसार, और प्रचलित कीमतों पे हमने 4.3 लाख करोड़ की 03 लाख करोड़ की बात की थी। वहीं इसमें वृद्धि देखी थी, तो वृद्धि हमने 12.43% और साथ ही 15.06% की वृद्धि देखी गई थी। 12.43% तो हमारी स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे 15.6%। उसके बाद हम योगदान देखें तो इनका योगदान स्थिर कीमतों पे 29.84 था और प्रचलित कीमतों पे 28.21% था। वहीं CAGR तो हमने कल भी बात की थी कि ये फर्स्ट बार था, और ये CAGR यहाँ पर स्थिर कीमतों पे 4.57 और प्रचलित कीमतों पे 9.45 दर्ज किया गया। तो इसके इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, इसके आगे का हम पढ़ेंगे कल।